क्या आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर होने वाले हो इन अपकमिंग अटेम्प्ट और आपको लॉ से बहुत डर लग रहा है और आपको लग रहा है भाई ऐसा कोई सीक्रेट, ऐसा कोई मुझे मतलब नुस्खा मिल जाए जिससे मुझे पता लग जाए कि लॉ में बच्चों के 80 से ऊपर नंबर आते कैसे हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक टॉपर की कॉपी का डिटेल्ड एनालिसिस और साथ में आपको बताते चलेंगे कि कौन सी बातें आपको फॉलो करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर की जाएगी जिससे आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बच्चे ने यहाँ पे स्कोर किया है 100 में से 81। आइए जानते हैं कि बच्चे ने आखिरकार इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे किए। सबसे पहले बच्चों देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हो, आपको फ्रंट शीट कुछ ऐसी दिखती है। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है और नीचे आपको क्वेश्चन आपने कौन कौन से अटेम्प्ट करे हैं उन पे टिक करना होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चा यहाँ पे देखना आप बहुत ध्यान से कि बच्चे ने क्या क्या बातें फॉलो करी हैं। सबसे पहले उसने लेफ्ट मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखा, आप देखो बिल्कुल खाली छोड़ा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपको लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल खाली छोड़ना है और ये हर वीडियो में हम आपको समझाते हैं। बच्चे ने बड़े क्लियर तरीके से यहाँ पे आंसर नंबर मेंशन किया है ताकि कोई डाउट ही ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें आपके 4 पार्ट थे। 1 के ए में बेसिकली 4 पार्ट थे, एक एक नंबर के चारों पार्ट। क्वेश्चन एक बार देखो आप, क्वेश्चन में बोला है कि रीजन के साथ बताओ कि ये फॉलोइंग एग्रीमेंट वैलिड होंगे कि वॉइड होंगे। फर्स्ट पार्ट है, एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें लिखा है कि भाई अगर ब्रीच होगा तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बताओ ऐसे एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड, और रीजन भी दो, ऐसा बोला है। अब बच्चे ने यहाँ पे पहले तो क्लियरली बता दिया कि भाई वॉइड है और रीजन भी बता दिया बिकॉज यहाँ पे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो रहा है विच इज नॉट वैलिड। तो क्लियर है, बस इससे ज्यादा क्या ही लिखेगा वो। तो पूरे मार्क्स मिले हैं उसको। इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन था, उसको 3 मिले हैं, रीजन बीइंग थर्ड वाला जो इसका आंसर है वो इनकरेक्ट है। तो बाकी 3 मार्क्स मिल गए 3 पॉइंट्स के। अब जो बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का बी अटेम्प्ट किया है उससे एकदम तबीयत खुश हो गई मेरी। बच्चे ने देखो बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे, पैरा पॉइंट्स बनाए हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हैं, डिफरेंट। हर बात को एक नई पैराग्राफ में लिखा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है वो एक केस स्टडी की फॉर्म में है जहां पे 1 पर्सन कंपनी के नॉमिनी के रिगार्डिंग प्रोविजन पूछा है। तो बच्चे ने पहले तो फैक्ट बताया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मेट बहुत तरीके से फॉलो करना है। तो दूसरी बात आपने क्या सीखी है कि आपको फॉर्मेट तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में आप सीखोगे कि आपको अंडरलाइनिंग प्रॉपर्ली करनी है। तो बच्चे ने यहाँ पे अंडरलाइन भी बड़े अच्छे तरीके से किया है। देखो आप, ऐसा नहीं है पूरा आंसर अंडरलाइन करोगे, सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे। पहले उसने फैक्ट बताया, फैक्ट में क्या बताना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिर उसने प्रोविजन बताया, उसने सारी बातें बताई कि ओपीसी क्या होती है। ओपीसी में एक पर्सन होता है जो नॉमिनी होता है। देखो बैकग्राउंड भी बताया है, ठीक है। सीधा स्टार्ट नहीं हो गया कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। उस टाइम रेजिडेंट होना मैंडेटरी था, अब नहीं है। उसने सारी बातें क्लियरली बताई हैं। नीचे एनालिसिस किया है कि भैया जो वो पर्सन था वो तो बाहर रहने चला गया, हेंस वो अब नॉमिनी नहीं बन सकता ओपीसी में। इसका एक और पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसका भी यहाँ पे उसने क्लियरली एनालिसिस कर दिया। और लास्ट में बड़े ही क्रिस्प तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कंक्लूजन भी दे दिया कि भाई फर्स्ट केस में कि भैया वो तो क्लियर है कि उसे नॉमिनेशन अपना विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड केस में वो अपना नॉमिनेशन कंटिन्यू कर सकता है। दोनों बातें उसने बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पे बता दी। तो कंक्लूजन को आपको क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है बहुत ही शॉर्ट लिखा हो, चीजों को एक्सप्लेन करो पर घुमाओ मत, ठीक है। तो ये बात हमने इस वाले पॉइंट से, इस वाले क्वेश्चन से काफी कुछ सीखा। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक बार इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका था रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी के ऊपर आपको इलेबोरेट करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, बच्चे को पूरे 4 मार्क मिले हैं। कितने बढ़िया तरीके से उसने आंसर किया। देखो पहले उसने हेडिंग लिख दी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद उसने चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। और ना सिर्फ उसने ये बात एक्सप्लेन करी बल्कि उसने ये भी बताया कि इसकी एक्सेप्शन क्या है, कब ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा कि भाई जब डिलीवरी में अगर किसी का फॉल्ट है
डिलीवरी करते मतलब डिलीवरी डिले होने में किसी का फॉल्ट है तब ये वाला पॉइंट नहीं लगता, तब तो जिसकी गलती है उसी को ही रिस्क बियर करना पड़ता है। तो बच्चे ने कहीं पे कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं जहां मार्क्स कटे। तो आपको ऐसा नहीं है बस सीधा सीधा जो ये लाइन लिखी है इसको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, आपको उसका पूरा होल एस्पेक्ट को वहां पे लिख के आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ भी बच्चे ने पॉइंट्स में आंसर किया है, बड़ा सा पैराग्राफ नहीं बना दिया, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नीचे थर्ड पॉइंट, पॉइंट्स में आंसर किया है। तो आपको पॉइंट्स में आंसर करने हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ अवॉइड करने हैं, ये हमने इस क्वेश्चन से सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में 7 में से उसे 5 मार्क्स मिले हैं। अच्छा स्कोर है, एक बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। यहाँ पे मार्क्स इसलिए डिडक्ट हुए, इनफैक्ट देखो आप ये डेफिनेशन जो उसने लिखी है ना, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, वो उतनी एग्जैक्ट नहीं है। और डेफिनेशंस हमेशा आपको एग्जैक्ट ही लिखनी है जैसी आपने लर्न करी है, जैसी आपकी बुक्स में गिवन है। तो 1 मार्क तो यहाँ पे इसका इसीलिए डिडक्ट हो गया है। बाकी जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता है तो आपको ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप उसे डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखी गई है, इसीलिए मे भी हो सकता है उसका 7 में से 5 स्कोर आया है। अदरवाइज वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। लॉ जैसे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलना तो काफी मुश्किल होता है, तो उसने यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पूछे थे, उसने पूरे 6 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किए हैं। हाँ, अगर वो इसको हेडिंग के फॉर्म में लिख देता तो प्रेजेंटेशन और अच्छी हो सकती थी। ठीक है, उसने सीधा सीधा स्ट्रेट अवे बस पॉइंट्स मेंशन कर दिए। ठीक है, 7 में से 5 मार्क्स, नॉट बैड। बी पार्ट एलएलपी का है, 5 में से 4 स्कोर मिला है। एलएलपी के डिस्कस करना था कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है एलएलपी में और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसने दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो अच्छा स्कोर मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हो सकता था, थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में और बातें की जा सकती थी, तो यहाँ पे हो सकता है इसी वजह से 1 मार्क डिडक्ट हो गया है। बाकी सारी बातें ठीक है। और बच्चे ने इस क्वेश्चन में अंडरलाइनिंग भी नहीं की है, तो आप देख रहे हो जब बच्चा अंडरलाइनिंग कर रहा है तो उसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, जब वो अंडरलाइनिंग नहीं कर रहा कीवर्ड्स को तो कहीं ना कहीं उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो अंडरलाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन आप देख लो कितने मार्क्स का है, क्या पूछा है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 6 मार्क्स का है और पूरे मार्क मिले हैं। एक बड़े क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलना इज अ बिग अचीवमेंट। पूछा है इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब बताओ, और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो बेसिकली वो ये पूछना चाहता है कौन कौन सी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि वो एक्ट बताओ जो इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते। यहां से आपने क्या सीखा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो स्टेटमेंट गिवन है वो पढ़ के घबरा जाओ, हो सकता है बाद में एक्सप्लेन भी किया हो उसे, तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सोचेंगे। यहाँ पे बता रखा है कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द पार्टनर, जो भी उन्होंने अपनी अथॉरिटी में किया है। सबसे अच्छी बात यह लगी है कि बच्चे ने बैकग्राउंड दिया है उस टॉपिक का, अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है तो अथॉरिटी का बैकग्राउंड भी दिया है। सीधा स्टार्ट नहीं हो गया बस हाँ अथॉरिटी ये होती है, ये वाली चीजें आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती, नहीं, बच्चे ने बताया है कि भैया वैसे तो एक पार्टनर को इंप्लाइड अथॉरिटीज होती हैं, पर देखो अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट, ये सारी बातें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। बच्चे ने राइटिंग प्रैक्टिस कितनी अच्छी की होगी कि टू दी पॉइंट चीजों को यहां मेंशन कर दिया। 8 के 8 पॉइंट्स उसने पूरे के पूरे लिखे हैं, इसलिए उसको फुल मार्क मिल गए। अब यहाँ पे उन बच्चों के लिए एक पॉइंट है जिनको लगता है उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो देखो आप बच्चे की हैंडराइटिंग कोई बहुत खास नहीं है, फिर भी अच्छा स्कोर आया है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा है, तो आपको कोई डाउट ही नहीं है कि आपको मार्क्स ना मिले। ठीक है, चीजों को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो। स्पेशली जिन बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है उन्हें तो बड़े पॉइंट्स, बड़े पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। आपको एक मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसमें बच्चे ने डायग्राम यूज किया है, कितना अच्छे तरीके से उसने उस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है। देखो आप, देखो ये आपको पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितने टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं, उसने सारी बात यहाँ पे लिख दी, डायग्राम भी बनाया है, होल्डिंग कंपनी के बारे में लिखा है, सब्सिडरी कंपनी के बारे में लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है, देखो है ना।
एनालिसिस भी दिया है, लॉ की भाषा भी लिखी है, एनालिसिस भी दिया है, एक और डायग्राम भी बनाया है। सारी बातें यहाँ पे उसने मेंशन की हैं। एसोसिएट कंपनी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, 20% से ज्यादा तो होता है पर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आता है। सारी बातें उसने इतनी बढ़िया तरीके से मेंशन करी हैं, इसीलिए उसे इतना अच्छा स्कोर मिला है। देख रहे हो, तो अगर बड़ा क्वेश्चन है, डायग्राम लिख के आओगे तो अच्छा स्कोर मिलेगा विदाउट एनी डाउट। ठीक, चलिए, तो आप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे बच्चों कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। हम यहाँ पे की नोट्स लिख लेते हैं। हमें एक तो चीजों को अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करने हैं, पेपर को नीट रखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को अवॉइड करने हैं। तो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स में आंसर करना है। ठीक है, आपको लेफ्ट मार्जिन में कुछ नहीं लिखा। देखो, बच्चों को नंबर भी डालना है तो उसने एक और मार्जिन क्रिएट किया अपने लिए, तो आपको लेफ्ट मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखना। इस तरीके से पेपर प्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब रही अंडरलाइन करने वाली बात कीवर्ड्स की। बच्चों को कीवर्ड्स ही याद नहीं होते, कैसे लिखेंगे और कैसे अंडरलाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक बोनस टिप जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। कीवर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको आप फॉलो करोगे ना तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। बच्चों, आपके पास अभी एग्जाम में अराउंड 40 डेज बचे हैं। आपको क्या करना है, डेली 10 कीवर्ड्स, डेली 10 कीवर्ड्स लर्न करने हैं। अगर आपके पास हमारी पीपी बुक है तो उसमें एंड में आपको कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट दी है। आपको उनमें से डेली 10 कीवर्ड उठाने हैं, लर्न करने हैं। 40 दिन में आपके पास 400 कीवर्ड्स रेडी हो जाएंगे। और साथ के साथ जब आप लर्न भी कर रहे हो तो उनकी राइटिंग में प्रैक्टिस भी करनी है, उन्हें क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट भी करते चलना है। तो अब बताओ, क्या 400 कीवर्ड्स याद करने के बाद ऐसा होगा कि आपकी लैंग्वेज में कमी रह जाएगी? जी नहीं। तो वर्ड्स को आप लर्न भी कर रहे हो, आप पे बर्डन भी नहीं लग रहा, डेली 10 शब्द याद कर रहे हैं ना। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप डे 1 है अपने 10 कीवर्ड्स याद करें, डे 2 पे जब आप 10 कीवर्ड्स याद कर रहे होगे तो इन पुराने वाले 10 को भी आप रिवाइज करोगे। बस ऐसा करते करते कब आपके 400, और अगर आपने ज्यादा कीवर्ड्स कर लिए तो 400 से 450 कीवर्ड्स तैयार हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा करके देखो और आप खुद ही आप डिफरेंस देखोगे। मैं तो आपको कह रही हूँ 40 दिन, आप 10 दिन बाद खुद ही डिफरेंस देखोगे कि आपकी जो पेपर राइटिंग है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है लॉ में, वो कितनी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होगे तो अंडरलाइनिंग की भी प्रैक्टिस करना। उन्हीं कीवर्ड्स को जो आपने लर्न किए ना, उन्हीं कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, तो ये थी मेरी बोनस टिप, इसको यूज करो और आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट कर पाओगे और लॉ में अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और नहीं तो आपकी रिवीजन अभी चल रही होगी। बस ये चीज और इनकॉर्पोरेट कर लेना कि पेपर को कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमने टॉपर की कॉपी से सीखा है कि क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, एटसेट्रा। इन सब बातों को और आप नोट डाउन कर लेना और फिर तो बढ़िया है, बड़े प्यार से आप ये अटेम्प्ट निकाल लोगे। तो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना आप लोग।